पंजाबी प्लम्बर और मेरी बीवी, कहानी का 6वां भाग। पिछली कहानी में आपने अब तक सुना थी कि मेरी गैर हाजिरी में प्लम्बर हरप्रीत मेरे घर आया हुआ था। ये किस्सा मेरी बीवी आराध्या मुझे सुना रही थी। मुझे भी उसका किस्सा सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब आगे। अगली सुबह मैं रोज से जल्दी उठ गया। मेरा दिमाग अभी भी कल की घटनाओं से गूंज रहा था। मेरे बगल में आराध्या हिली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सुप्रभात, मैंने धीरे से कहा और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। मुझे लगता है कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा। आराध्या की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। ओ, मुझे लगा था कि तुम पूरे हफ्ते घर से काम करोगे। मैंने कंधे उचकाए, बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए। हाँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसे मुझे शायद खुद जाकर देखना चाहिए। शायद मुझे देर हो जाए। आराध्या के चेहरे पर एक पल के लिए समझदारी झलकी, जो तुरंत अपराध बोध और उत्साह के मिश्रण में बदल गई। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं खुद को यहां व्यस्त रखूंगी। जब मैं काम पर जाने के लिए कपड़े पहन रहा था, तो मुझे दर्पण में आराध्या का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो बिस्तर पर बैठी थी और मुझे खुद को नजरें हटाने के लिए मजबूर करना पड़ा। जानती हो, मैंने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, अगर घर में कुछ भी ठीक करवाना हो तो किसी को बुलाने में संकोच मत करना। वो प्लम्बर काबिल लग रहा था। ये कहते हुए मैं हंस पड़ा। आराध्या की सांस अटक गई। अरिजीत, मैं उसकी तरफ मुड़ा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। सच में आराध्या, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी तुम्हें खुशी दे। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजरें मुझसे हटी नहीं। शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। ऑफिस जाते समय बस का सफर धुंधला सा था। मेरे दिमाग में आराध्या और उस घटिया, बदतमीज प्लम्बर की तस्वीरें घूम रही थी। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा, मैं बुरी तरह उत्सुक हो चुका था। मैंने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन दोपहर तक मेरी जिज्ञासा मुझे परेशान कर रही थी। कांपती उंगलियों से मैंने आराध्या का नंबर डायल किया। घंटी बजी और बजती रही और फिर वॉइसमेल पर चली गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था जब मैंने दोबारा कोशिश की, और फिर चौथी कोशिश में आखिरकार किसी ने फोन उठाया। लेकिन आराध्या की कोमल आवाज की जगह मुझे एक गहरी, मर्दाना गुर्राहट सुनाई दी। हेलो। आवाज खुरदरी और लहजे वाली थी। मेरा मुंह सूख गया। कौन है ये? एक धीमी हंसी। मैं हरप्रीत, धत तेरे की। मैंने मन ही मन चिल्लाया, मुझे आराध्या से बात करनी है। मैंने किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में कहा। एक और हंसी। माफ करना भाई, वो अभी थोड़ी व्यस्त है। बैकग्राउंड में मुझे एक दबी हुई महिला की आवाज सुनाई दी। मेरी पत्नी की आवाज। थोड़ी देर की हाथापाई हुई और फिर अचानक आराध्या लाइन पर आ गई। अरिजीत, उसकी आवाज सांस फूलने वाली और हल्की हल्की हाफती हुई लग रही थी। ये बात करने का सही समय नहीं है। मैंने मुश्किल से निगलते हुए उसकी लालिमा और बिखरे बालों की कल्पना की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। चिंता और उत्सुकता का मिलाजुला एहसास मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। आराध्या, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है? कुछ पल का सन्नाटा छा गया। बस उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पृष्ठभूमि में मुझे लगा जैसे किसी ने गहरी, मर्दाना हंसी हंसी हो। मैं ठीक हूं, अरे, आराध्या ने कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी स्थिर थी। फिर से एक पाइप में रिसाव हो गया है, इसीलिए हरप्रीत यहां है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया था कि कोई रिसाव नहीं था और वो हरप्रीत के सामने मुझसे झूठ बोल रही थी, ताकि उसे शक न हो कि मैं भी इसमें शामिल हूं। लेकिन उसके शब्दों के निहितार्थ ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। अगर तुम्हें मुझे घर आने की जरूरत पड़े। नहीं, मेरी पत्नी ने जल्दी से कहा। बहुत जल्दी। मेरा मतलब है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूं,
सब कुछ नियंत्रण में है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये कल्पना करते हुए कि वो इस समय किस तरह के नियंत्रण में होगी। ओ ठीक है, मैं हकलाया। अगर आपको यकीन है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में फिर से कुछ खटास झलक रही थी। बाय, एरी। घर पहुंचकर मिलते हैं। लाइन कट गई और मैं वहीं बैठा रह गया। फोन अभी भी मेरे कान से लगा हुआ था। मेरा दिमाग इस बात से चकरा रहा था कि इस समय हमारे घर में क्या हो रहा होगा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। भावनाओं का एक उथल पुथल भरा मिश्रण मुझे जकड़ रहा था। ईर्ष्या मेरे पेट में आग की तरह जल रही थी। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए जब मुझे एहसास हुआ कि ये मुझे कितना उत्सुक कर रहा है। मैं शक्तिहीन, कमजोर महसूस कर रहा था। और फिर भी मैं अपने जीवन में इतना उत्सुक कभी नहीं हुआ था। फोन रखते समय मेरा हाथ कांप रहा था। मेरा दिमाग इस समय हमारे बेडरूम में जो कुछ हो रहा होगा उसकी स्पष्ट तस्वीरें खींच रहा था। मैं घर जाकर उन्हें रोकने की इच्छा और इसे जारी रहने देने की तीव्र इच्छा के बीच फंसा हुआ था, ताकि बाद में अपनी पत्नी के मुंह से हर घिनौनी बात सुन सकूं। बाकी का कामकाजी दिन रेंगता हुआ बीता। हर मिनट एक असनीय अनंत काल जैसा लग रहा था। हर कुछ सेकंड में मैं अपनी कुर्सी पर बेचैनी से हिलता डुलता रहता। जैसे ही घड़ी में 5 बजे, मैं ऑफिस से भाग निकला। इस बार मैंने उबर कैब ली और घर का सफर उम्मीद और घबराहट से भरा हुआ था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने घर के दरवाजे से अंदर घुसा। आराध्या, मैंने कांपती आवाज में पुकारा। किचन में उसने जवाब दिया। मैंने उसे चूल्हे पर कुछ चलाते हुए पाया, जिसकी खुशबू लाजवाब थी। उसने अपनी रोज की रेशमी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मेरी नजरें उसके शरीर पर घूम रही थी। दोपहर की गतिविधियों के कोई संकेत ढूंढ रही थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन बाकी सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब उसने आखिरकार मुझे देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। वो 3 तेज कदमों में किचन पार करके मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। घर में स्वागत है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब हम अलग हुए, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसका चेहरा निहारते हुए पूछा। मैं चिंतित थी, आराध्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूं, अरी, बल्कि ठीक से भी बेहतर, मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा। हरप्रीत यहां था? मैंने धीमी आवाज में पूछा। प्लम्बर का नाम सुनते ही आराध्या के गाल गुलाबी हो गए। अचानक शर्माते हुए, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, वो हंसी। मैं वादा करती हूं कि रात के खाने के बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? उसके शब्दों से मेरा मन तड़प उठा। सब कुछ? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। आराध्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। सब कुछ, उसने पुष्टि की। हर एक बात। बस पहले खाना खा लेते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को ऊर्जा की जरूरत होगी। जैसे ही वो चूल्हे की ओर मुड़ी, मैंने देखा कि उसके कदमों में थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं सोच रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। खाना जल्दी से जल्दी आ जाए, यही मैं चाहता था। खाना खाने के बाद मैंने बर्तनों में उसकी मदद की। हर प्लेट को सुखाते समय मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। बेसब्री से इंतजार मुझे बेचैन कर रहा था। हमारे बीच की खामोशी में चांदी के बर्तनों की खनक और पानी की हल्की छींटे गूंज रही थी। बस हमारी धीमी सांसें ही सुनाई दे रही थी। मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि पहले क्या हुआ था। उसके चलने का तरीका, उसके गालों पर हल्की सी लाली, सब कुछ अनकहे तनाव से भरा हुआ लग रहा था। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। कांपती उंगलियों से बर्तन पोंछने वाला तौलिया नीचे रखकर मैं उसकी तरफ मुड़ी। आराध्या, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। मुझे जानना है। कृपया मुझे बताओ आज क्या हुआ।
वो रुक गई। उसके हाथ साबुन के पानी में स्थिर हो गए। धीरे से उसने नल बंद किया और मेरी नजरें बचाते हुए अपने हाथ सुखाए। जब उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अपराध बोध और उत्साह का मिलाजुला भाव था, जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ठीक है, उसने धीमी भारी आवाज में कहा। चलो बैठते हैं। हम बैठक कक्ष में गए। छोटी सी दूरी भी अनंत काल जैसी लग रही थी। आराध्या सोफे पर बैठ गई, अपने पैर मोड़कर। मैं उसके बगल में बैठ गया। हमारे बीच का वातावरण तनाव से भरा हुआ था। मेरी पत्नी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उस पल मैंने उसके चेहरे पर अनिश्चितता की एक झलक देखी, जो तुरंत दृढ़ संकल्प में बदल गई। मैं आज सुबह किराने का सामान लेने गई थी। उसने धीमी और अंतरंग आवाज में कहना शुरू किया। मैंने वो नीली साड़ी पहनी थी जो तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें पता है ना, वो सोने की कढ़ाई वाली। मैंने सिर हिलाया। वो दृश्य मेरे दिमाग में साफ साफ दिख रहा था। दुकान से निकलते समय मैं पास के एक गली मोहल्ले की चाय की दुकान पर झटपट चाय पीने के लिए रुक गई। वहां काफी भीड़ थी। आप जानते हैं, सुबह के समय जैसी भीड़ होती है। इतने सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। हवा में मसालों और गाड़ियों के धुएं की महक फैली हुई थी। आराध्या की आंखों में एक खोई हुई सी चमक आ गई, मानो वो उस पल को फिर से जी रही हो। तभी मैंने उसे देखा, हमारा मिलनसार पड़ोसी प्लम्बर। उसने अपनी हंसी दबाई। मेरी सांस अटक गई। आराध्या ने शायद ये महसूस किया होगा, क्योंकि वो रुक गई और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगी। मुझे अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उसे आगे बोलने के लिए सिर हिलाया। वो वहां था, अपनी वर्क वैन से टेक लगाकर मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं क्या सोच रही हूं। आराध्या की आवाज धीमी हो गई। उसमें एक भारीपन आ गया, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। मैंने अपनी चाय पर, हमारे आसपास की सड़क की चहल पहल पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, वो रुक गई, यादों में खो गई। मैं असहज हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने आगे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह से देख सकता हो। जानते हो, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। उस पहले दिन से तुमने क्या किया? मैंने पूछा। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से थोड़ी ही तेज थी। मैंने उसे घर बुलाने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ फर्नीचर शिफ्ट करने में मदद चाहिए। वो धीरे से हंसी। उसकी हंसी में शर्मिंदगी और उत्साह दोनों झलक रही थी। ये एक घटिया बहाना था, लेकिन मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे हमारे आसपास के सभी लोग इसे सुन सकते हैं। और वो मान गया? मैंने उससे आगे की बात जानने के लिए उत्सुकता से पूछा। उसने सिर हिलाया। जैसे ही मैंने उससे पूछा, उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे वो इसी निमंत्रण का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि वो कुछ ही मिनटों में आ जाएगा, बस अपने औजार लेने हैं। उन शब्दों का गहरा अर्थ हमारे बीच हवा में गूंज रहा था। मैंने हरप्रीत की कल्पना की, वो लंबा, क्रूर, नीच आदमी जो आगे क्या होने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरी उत्साह और बढ़ गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज भारी हो रही थी क्योंकि मैं अधीर हो रहा था। मैं जल्दी से घर चली गई। आराध्या ने आगे कहा। अब उसके शब्द तेजी से निकल रहे थे। मैंने मुश्किल से किराने का सामान रखा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत तेज थी, एरी, बहुत दमदार। मैं जानती थी कि वो वही है। वो रुकी, कांपती हुई सांस ली। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो बस वही खड़ा था, इतना लंबा, इतना प्रभावशाली। उसके दरवाजे में खड़े होने से गलियारा अचानक छोटा लगने लगा। आराध्या की सांस अटक गई। उसने पूछा कि कौन सा फर्नीचर हटाना है, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मेरा मुंह सूख गया
और मैं बस उसे देखती रह गई। मैं आगे झुका, उसके हर शब्द पर ध्यान दे रहा था। और फिर आराध्या की आंखें गहरी हो गई, उसकी पुतलियां उस याद से फैल गई। मुझे लगता है कि उसे तब एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बहाना था, कि मैंने उसे किसी व्यावहारिक कारण से नहीं बुलाया था। उसने क्या किया? मैंने फुसफुसाया। मुझे जवाब जानने का डर भी था, और साथ ही मैं उसे जानने के लिए बेताब भी थी। वो अंदर आया। अरे, उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। और फिर उसने अपना कदम उठाया। आराध्या की आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी, लेकिन हमारे बैठक कक्ष की खामोशी में वो बहुत तेज सुनाई दे रही थी।